हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सिक्कर से। तो कल तक अपन ने नर्वस सिस्टम और उससे रिलेटेड आई और ईयर कंप्लीट कर लिया था। आज अपन शुरू कर रहे हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र, जिससे आप सभी जानते हो कि सारा का सारा जितना भी हार्मोन्स वाला जो फंक्शन होगा, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो फंक्शन होगा, एंडोक्राइन सिस्टम होगा, वो सारा अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे मैंने लिखा है एंडोक्राइन सिस्टम। लेक्चर नंबर आपको पता है 64 है। सबसे पहली बात अपन लिख लेंगे, इसका फादर कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज द फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। इसका फादर है थॉमस एडिसन। क्या नाम है? थॉमस एडिसन। ज्यादा नहीं लिखूंगा, बस थोड़ा सा याद रखना चाहिए, थॉमस एडिसन। और एंडोक्राइन सिस्टम के अध्ययन को अपन कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। क्लियर। और सबसे पहला खोजा गया हार्मोन आपको पता ही है, कौन सा है? सीक्रेटिन। सीक्रेटिन हार्मोन सबसे पहला खोजा गया हार्मोन है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट डिस्कवर्ड, मैंने डायरेक्ट ये आपके फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन है, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन है। तो किसने खोजा था? बेलिस और स्टार्लिंग ने। बेलिस एंड स्टार्लिंग, इन दोनों ने फर्स्ट हार्मोन खोजा था। बोलिए, ठीक है। क्लियर, ये बेसिक पता होना चाहिए। अब आती है बात नर्वस सिस्टम, जो अपन ने पढ़ लिया है। इसके साथ में अगर मैं जोड़ दूं कौन सा, ये वाला सिस्टम, कौन सा? एंडोक्राइन सिस्टम। ये मैंने वहां भी बताया था आपको। ये दोनों सिस्टम को जोड़ूं तो निकल के आता है कौन सा? अपन को पता है, इंटीग्रेटिव सिस्टम। कौन सा? इंटीग्रेटिव सिस्टम। नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम दोनों को जोड़ो तो कौन सा निकल के आता है? इंटीग्रेटिव सिस्टम आता है। ध्यान रखिएगा, ये एक दूसरे को कंट्रोल, ये इसको कंट्रोल करता है, ये इसको कंट्रोल करता है, एक दूसरे पर निर्भर है। नर्वस और एंडोक्राइन एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब जो एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, यह है नर्व सिग्नल्स के द्वारा, यह है नर्व सिग्नल्स के द्वारा न्यूरोट्रांसमीटर, सही बात है, मुक्त करके संदेश भेजता है। सही बात है, बिल्कुल। न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, बताइए आपको, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। दूसरी बात, ये फास्ट कंट्रोल करता है, फास्ट कंट्रोल करता है। कंट्रोल इसका क्या होता है? नर्वस सिस्टम का फास्ट होता है आपके। तीसरा, ये कम समय के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लंबे समय तक के लिए नहीं होता। नर्वस सिस्टम जैसे मुझे हाथ मोड़ना है तो 1 सेकंड में मुड़ जाएगा, ऐसा नहीं, धीरे 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 किस्तों में, ऐसा नहीं है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। क्लियर। अगला डिफरेंस है, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करता है, बिंदु से बिंदु, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करता है। ठीक है। एंडोक्राइन की बात करें तो देख लो आप, ये हॉर्मोन्स के द्वारा मैसेज को सेल पर उपस्थित रिसेप्टर, सेल के ऊपर क्या पाए जाते हैं? रिसेप्टर पाए जाते हैं, वहां जाके जुड़ जाएगा ये, रिसेप्टर के द्वारा पहुंचाता है। इसमें थोड़ा क्या लगता है? टाइम लगता है। तो ये तो फास्ट कंट्रोल था, ये क्या है? स्लो कंट्रोल है। क्लियर। फिर अपन बात करें, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट नहीं करता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट नहीं करता है। ओके, ये बात। अगली बात आती है इसमें,
लंबे समय तक के लिए, ये शॉर्ट टर्म है, ये देखो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ये तो किसके लिए, लॉन्ग टाइम के लिए होता है। ये कुछ अंतर है जो आपको आने चाहिए। नर्व सिग्नल के माध्यम से करता है, ये वाला दूसरा है वो फास्ट कंट्रोल करता है, और ये आपके शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करता है। ठीक है, ये चीजें आप नोट कीजिए फटाफट। हो गया ये। अब अपन बात करते हैं, ये तो दोनों में अंतर हो गए कि भाई नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में फर्क क्या है। अब बात करते हैं हार्मोन और एंजाइम में अंतर क्या है। ये बहुत बड़ा लोचा है, स्टूडेंट बार बार पूछ रहे हार्मोन्स और एंजाइम में फर्क क्या है सर, ये हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। तो बहुत इजी है, हार्मोन और एंजाइम में फर्क क्या है, बहुत इजी है। हार्मोन क्या है, पहली बात हार्मोन जो है कौन सी ग्रंथियों से निकलेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड से, ग्लैंड से मुख्य रूप से। लेकिन कुछ नॉन एंडोक्राइन, जो एंडोक्राइन नहीं होती, ध्यान रखना, नॉन एंडोक्राइन सेल से भी निकलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ग्रोथ फैक्टर। क्या बोलते हैं, ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, इसको अपन शॉर्ट में कहते हैं जीएफ, समझ गए ना, जीएफ, गुड, ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, दूसरी बात ये है एक्सोक्राइन से निकलते हैं, ये एंडोक्राइन से निकलते हैं और ये एक्सोक्राइन से। दूसरी बात, इनका अणुभार, इसको अपन कहते हैं मोलिकुलर वेट, हार्मोन का कम होता है, ध्यान रखना, हार्मोन का कम होता है भाई, लेकिन एंजाइम का मोलिकुलर वेट ज्यादा होता है, अणुभार ज्यादा। दूसरा अंतर, हार्मोन जो है ये प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, स्टीरॉइड आदि के बने होते हैं। लेकिन ये सदैव प्रोटीन के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, या ग्लाइकोप्रोटीन ले लो, कुछ भी ले लो यार, इसमें क्या फर्क पड़ता है। ग्लाइकोप्रोटीन, एमिनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल, कुछ भी ले सकते हो, एमिनो एसिड भी ले सकते हो, कुछ कुछ कहता है एमिनो एसिड भी होते हैं, एमिनो एसिड के भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एमिनो एसिड क्या, प्रोटीन ही तो है यार, तो यही बोल दो, कोलेस्ट्रॉल के भी होते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लिख दो, फर्क क्या पड़ेगा, बात तो एक ही है। कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर नहीं आता क्या, स्टेरॉइड और, ठीक है, इन सब के बने होते हैं कुल मिला के। और ग्लाइकोप्रोटीन भी लिख सकते हो आप, प्रोटीन लिखा है तीन लो, साथ में ग्लाइकोप्रोटीन, इन सबके बने होते हैं। और उधर बात करें तो वो ऑलवेज किसके बने होंगे, बिल्कुल सही बात है। अगली बात, हार्मोन की, हार्मोन एच करके गोला कर दिया मैंने, हार्मोन की कमी व अधिकता से रोग होते हैं, ये बात सही है, रोग होते हैं। जैसे मान लो ग्रोथ हार्मोन की कमी होगी तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया तो आपको पता है एक्रोमेगेली हो जाएगा, है ना। और इसमें एक्सोक्राइन में इसकी कमी व अधिकता से, इसकी कमी व अधिकता से क्रियाशीलता या तो धीरे होगी या तेज होगी। क्रियाशीलता यानी कि रिएक्शन
क्रियाशीलता या तो क्या होगी, धीमी होगी या तेज यानी तीव्र होगी। ओके, क्रियाशीलता पर, एक्टिविटी पर तो तय करेगी। सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये है, ये लिख रहा हूं मैं, देखो एक अंतर ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है, ये चौथा हो गया, और पांचवा मैं आपके सामने यहां लिख रहा हूं कि इनका जो एक्शन है, एक बार हार्मोन निकल गया वापिस आएगा नहीं, यानी बंदूक से गोली निकल गई तो अगले का टारगेट को पूरा करके ही आएगी, यानी इनका जो एक्शन है वो इरिवर्सिबल है, यानी अनुत्करणीय है। लेकिन इनका जो एक्शन है, पांचवा अंतर यहां लिख रहा हूं, वो रिवर्सिबल है, ध्यान रखना। यानी इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं, एंजाइम की एक्टिविटी को, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाकर और घटाकर, लेकिन हार्मोन की एक्टिविटी एक बार हो गई तो फिर भाई साहब कंट्रोल नहीं होगी। ओके, चलिए देखिए फटाफट, क्या आपको पता होना चाहिए, हार्मोन की एक्टिविटी शुरू हो गई, अब उसे आप रोक नहीं सकते, वो चलती रहेगी। ये मुख्य अंतर मैंने आपको बता दिए हैं। अब अपन बात करेंगे हार्मोन के लक्षण। नेक्स्ट लगाइए, कैरेक्टर ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स के लक्षण क्या क्या है, इनके लक्षण देखो, मैं आपको बता देता हूं, फटाफट लिख देता हूं, है ना, और फिर आप उसे रीड राइट कर देना, मैं फटाफट लिख देता हूं। ओके गाइस, तो देखो मैंने कुछ कैरेक्टर लिखे हैं आपके लिए, लिखने का टाइम बचाया आपके लिए मैंने, क्या, हार्मोन के कैरेक्टर, ठीक है, ये तो मैंने बताया था। हार्मोन मुक्त होकर, हार्मोन मुक्त होकर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आते हैं। हमें पता है, जैसे मान लो ये कोई ग्रंथि है, इस ग्रंथि से हार्मोन निकल के बाहर आया, ये हार्मोन इस ग्रंथि से या सेल से बाहर निकल के आया, तो ये क्या है, बाह्य कोशिका द्रव्य, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से चला जाता है किसमें, हमारी बॉडी के ब्लड में, और ब्लड से चला जाता है कहां पर, सेल पर। ये सेल आ गई, इसको अपन कहते हैं टारगेट सेल। कौन सी सेल कहते हैं, टारगेट सेल। इस टारगेट सेल पर होते हैं क्या, रिसेप्टर। क्या होता है, रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर से आकर ये हार्मोन क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, फिर अपना ये प्रभाव दर्शाता है। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएंगे और वहां से किसमें जाएंगे, ब्लड में जाएंगे, ठीक है। अगली बात, इनका मोलिकुलर वेट बहुत कम होता है, ये अपन ने पहले अंतर लिखा था, इसलिए आसानी से ये क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज होकर दूसरी कोशिका में पहुंच जाते हैं, या इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं ब्लड के अंदर। तीसरा, एच करके घोड़ा लिखा हुआ, इसका मतलब हार्मोन विशिष्ट होते हैं। हार्मोन अपने आप में एक विशिष्ट है, जैसे आप अपने आप में एक विशिष्ट है ना, मैं अपने आप में एक विशिष्ट हूं, तो सब कहते हैं हर बंदे का डीएनए जीन 100% मैच नहीं होती है ना, पेरेंट्स से आते हैं, इसलिए तो रिकॉम्बिनेशन 50% यानी पुनर्योजन 50% से ज्यादा नहीं होता है, आपको अच्छे से पता है जेनेटिक्स में। तो विशिष्ट होते हैं जो स्पेसिफिक सेल पर रिसेप्टर जुड़ते हैं, जो विशिष्ट होंगे तो सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होगा वो विशिष्ट होगा। मान लो यहां से ये ए हार्मोन निकला है, तो ये ए रिसेप्टर से ही बाइंड होगा सेल के ऊपर, बी से नहीं होगा, तो वो भी विशिष्ट है, ठीक है। यदि सेल से रिसेप्टर हटा दिए जाए तो हार्मोन कार्य नहीं करेंगे, सही बात है। अगर मैं इस सेल के ऊपर से ये रिसेप्टर हटा दूं तो ये हार्मोन कहीं जुड़ेगा ही नहीं, जुड़ेगा नहीं तो उसका कोई प्रभाव उत्पन्न भी नहीं होगा, ठीक है। अगली बात, हार्मोन कभी भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो ब्लड के अंदर होती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो एलर्जी के समय होती है, ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। कम मात्रा में होने पर, हार्मोन जितना कम होगा उसका रिस्पॉन्स उतना अच्छा आएगा। कहते हैं ना, कोई चीज कम होती है तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, वैसे ही यहां पर है। हार्मोन से कभी हमें एनर्जी नहीं मिल सकती, ऊर्जा नहीं मिल सकती, इसलिए क्या कह दिया अपन ने, नॉन न्यूट्रिएंट है पदार्थ होते हैं, यानी कि अपोषक पदार्थ हैं। फिर मैंने लिखा है हार्मोन का नियंत्रण, नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक, यानी कि वजह से मान लो हार्मोन निकला और मेरे अंदर हार्मोन ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया, तो वापस ऑटोमेटिकली ब्लड के थ्रू ही वो इफेक्ट जाएगा किसके ऊपर, हाइपोथैलेमस के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और जाकर उसे कहेंगे ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो रहा है, उसको रोक दो। ये पॉजिटिव
बढ़ाना है तो पॉजिटिव, घटाना है तो नेगेटिव। इस तरह से ये फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ही इनका कंट्रोल किया जा सकता है। हार्मोन का फिर हार्मोन कभी भी संग्रहित नहीं होते, मैंने आपको कहा हार्मोन जितने बनते हैं उतने काम आते हैं, लेकिन थायराइड ग्रंथि के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन 2 महीने लगभग स्टोर रहने की हिम्मत रखता है, ध्यान रखिएगा ये। क्लियर। फिर मैंने कहा हार्मोन नॉन बिल्डिंग मटेरियल है। नॉन बिल्डिंग मटेरियल का मतलब ये बॉडी बनाने में काम के नहीं है, शरीर को नहीं बनाएंगे, रिएक्शन को उद्दीप्त कर देंगे, ठीक है। फिर इनका कभी भी उपापचय नहीं होता है, हार्मोन कभी मेटाबोलाइज नहीं होते हैं, और उपयोग आने के बाद यूरिन से निकल जाएंगे, यूरिन से त्याग दिए जाते हैं, यानी हमारे मूत्र के साथ बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ये है मेन इसके कैरेक्टर, ये लिखिए फटाफट आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपन नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक बाद में पढ़ाऊंगा मैं, पहले आपको बताऊंगा मैं हार्मोन की क्रियाविधि, ठीक है ना। हार्मोन 2 तरह से क्रिया कर सकते हैं अपनी बॉडी में। गया, चलिए। अब आती है बात, अपन सबसे पहले शुरू करेंगे ग्रंथियां, और ग्रंथियों में सबसे पहले अपन लेते हैं कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और वैसे तो हाइपोथैलेमस भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्लियर है ना। तो सबसे पहले अपन पीयूष ग्रंथि से शुरुआत करेंगे। हेडिंग लगाइए, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी आपकी, सबसे पहले है हाइपोथैलेमस, उसके बाद में है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद में है पीनियल ग्लैंड, ये तीनों ब्रेन में आगे देख लो, ये तीनों की तीनों ब्रेन में, इसलिए तीनों को पहले सल्टाएंगे अपन, ठीक है। फिर आती है चौथी आपके थायराइड ग्लैंड, फिर आती है आपके 5वीं थाइमस, और इस थायराइड के बगल में साथ में पढ़ेंगे अपन कौन, पैराथायराइड, थायराइड और पैराथायराइड, ये तो भाई बहन है बिल्कुल। फिर आती है आपके एड्रिनल ग्लैंड, लिख देता हूं नाम सारे, एड्रिनल ग्लैंड, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। फिर आती है आपके टेस्टिस एंड अंडाशय को अपन क्या कहते हैं, ओवेरीज, क्लियर। फिर आएगी आपके अदर हार्मोन्स, अदर हॉर्मोन्स। फिर 9 नंबर अपन बात करेंगे क्या नाम आपके नेगेटिव व पॉजिटिव फीडबैक, क्लियर। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे हार्मोन मैकेनिज्म। ये टॉपिक अपन को पढ़ना है डेली एक एक, ठीक है। आज मेरा मूड है, ये थोड़ी लेंदी है, तो सबसे पहले अपन सल्टा लेते हैं, किसको, बोलिए साहब, सबसे पहले अपन सल्टा लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, सबसे पहले अपन ले लेते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि इंपॉर्टेंट है बहुत, इसके हार्मोन भी खूब सारे है, लंबी चौड़ी ग्लैंड है ये, इसको सल्टाते हैं पहले अपन, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पहले, ये सबसे बड़ी है, ये तो सबसे बड़ा है उसको पहले, ये बाकी सब छोटे छोटे। हो गया, चलिए देखिए नाम लिख लीजिए आप, इसी सीक्वेंस में पढ़ लेंगे अपन। हेडिंग लगाए पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि।
इसको अपन कहते हैं हाइपोफाइजियल ग्लैंड, क्योंकि हाइपोथैलेमस में स्थित रहती है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी उत्पत्ति किससे होती है? एक्टोडर्म से। मस्तिष्क के अंदर है तो मस्तिष्क में क्या होता है? नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम की उत्पत्ति किससे होती है? एक्टोडर्म से। तो इसकी उत्पत्ति भी किससे हो जाएगी? आपके एक्टोडर्म से। तो एक्टोडर्म से ओरिजिन होता है। ठीक है, अगली बात, पी मटर के दाने के समान, पी के समान होती है। इसका दूसरा नाम है मास्टर ग्लैंड, ग्लैंड बी कहते हैं। बी कहते हैं क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों पर क्या रखती है? नियंत्रण रखती है, कंट्रोल करती है उन सबको। चलिए साहब, ये कुछ छोटी सी बातें, इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से है। तो ध्यान रखिएगा, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ये। सबसे छोटी क्या है ये? अंतःस्रावी ग्रंथि। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि पीनियल क्यों नहीं है। बेसिकली पीनियल को अपन इसलिए कंसीडर नहीं करते हैं कि जो पीनियल है उससे हार्मोन कम रिलीज होते हैं, सबसे ज्यादा हार्मोन इससे रिलीज होते हैं। दूसरा एनाटॉमिकल अलग है, फिजियोलॉजिकल अलग है। हम फिजियोलॉजिकल बात कर रहे हैं क्योंकि फंक्शन हार्मोन ज्यादा रिलीज होती है, इसलिए इसको अपन सबसे स्मॉलेस्ट कंसीडर किया। ठीक है ना? चलिए साहब, नेक्स्ट अगली बात, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड स्पिनोइड बोन हमारे अंदर खोपड़ी के अंदर होती है। स्पिनोइड कपाल अस्थि की ये गुहा सेला टर्सिका, कौन सी? सेला टर्सिका। हमारे खोपड़ी के अंदर एक बोन होती है बटरफ्लाई आकृति की, जिसका नाम है स्पिनोइड। उसकी एक गुहा आती है जिसको अपन कहते हैं सेला टर्सिका, में स्थित होती है। ओके, सेला टर्सिका गुहा में स्थित होती है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। फटाफट लिखिए ये सब। चलिए, अब लगाइए आप पिट्यूटरी ग्लैंड का डेवलपमेंट। पिट्यूटरी ग्लैंड का डेवलपमेंट देखो, सबसे पहले ऊपर वाला भाग है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। ये आ गया आपके हाइपोथैलेमस। क्या आ गया? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस नीचे होती है बक्कल कैविटी। क्या होती है? मुख गुहा। जब भ्रूण विकास होता है उस समय की बात है, मुख गुहा। ये आ गया आपके बक्कल कैविटी, मुख गुहा। ध्यान रखना, ये भी एक्टोडर्म से बना हुआ है और मुख गुहा भी किससे बनी हुई है? एक्टोडर्म से। ठीक है, अब यहां से एक फोल्ड बनता है, एक वलन बनता है। यहां से एक फोल्ड बनता है हाइपोथैलेमस का, इधर से। ये इसको अपन कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। करेक्ट। और एक वलन बनता है बक्कल कैविटी से। ये लीजिए, और ये आगे जाकर कहलाता है एडिनोहाइपोफाइसिस। क्या कहलाता है? एडिनोहाइपोफाइसिस। दो ही तो भाग होते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस और एडिनोहाइपोफाइसिस। क्लियर? अब इसके अंदर जो है ये फोल्ड बना है, इसे अपन कहते हैं रेथिकेज पाउच। इस फोल्ड का नाम है रेथिकेज
रेटिकेज पाउच, क्या नाम है? रेटिकेज पाउच। जो किससे बना है? बक्कल कैविटी के उभार से बना है, इसको अपन बोलते हैं रेटिकेज पाउच। अब इस तरह से इस ग्रंथि के कितने लोब हो गए आप नोट करो एक बार, कितने लोब हो गए देखो, बताओ मैं आपको लोब तीनों, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया जो दोनों के बीच में, और ये हो गया 3। तो पीयूष ग्रंथि में टोटल लोब कितने होते हैं? 3 ही होते हैं, है ना। इसमें 3 पिंड होते हैं। कितने पिंड होते हैं? 3 पिंड होते हैं। कौन कौन से बता दो? एक ऊपर वाला, इसको कहते हैं अग्रपिंड, बीच वाला मध्य पिंड, और सबसे नीचे वाला कौन सा हो जाएगा? आपके पश्चिम पिंड। इन अग्र और मध्य को मिलाकर अपन बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। और पश्चिम वाले को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। अग्र और मध्य पिंड को मिलाकर बोल देंगे एडिनो, और पश्चिम वाले को केवल बोलेंगे न्यूरो। न्यूरो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाइपोथैलेमस से डेवलप हुआ है, ध्यान रखना, इसलिए न्यूरो हाइपोफाइसिस। और इन दोनों को 2 और 3 को मिलाकर बोलते हैं एडी। इसके अंदर 2 + 3, और इसके अंदर केवल एक ही है, कौन सा? 1 वाला। ये है जो बक्कल कैविटी का उभार से जो बना है उसे बोलते हैं रेटिकेज पाउच। लिखिए फटाफट, इस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है। अब मैं बनाता हूं पिट्यूटरी ग्लैंड की संरचना। हो गया भाई? चलिए सर, ओके गाइस। कल जब हम शुरू करेंगे तो शुरू करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की संरचना, उसको डिटेल में पढ़ेंगे पूरा का पूरा कि पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे बनी है ना। हमें 3 भाग पता चल गए, अग्र मध्य, इसको बनाएंगे, फिर उसके सेल्स जो होती है वो बात करेंगे, फिर हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम आता है उसकी बात करेंगे, और फिर अपन बात करेंगे इसके स्त्रावित होने वाले अग्र मध्य और पश्च पिंड से विभिन्न प्रकार के हार्मोन और उनके कार्य। ओके, तो कल मिलते हैं आपसे वापस, और पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अंटिल यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।